बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। 25 तारीख के मुकाबले 26 तारीख के जो आंकड़े सामने आए हैं वो मामूली राहत देने वाले हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,23,144 दर्ज किया गया है। लेकिन ये लगातार छठवां दिन है जब आंकड़ा 3 लाख के पार रहा, और जबकि 7वां दिन है जब मरने वालों की तादाद 2000 से ज्यादा है। 2700 मौतें दर्ज की गई हैं बीते 24 घंटे में। यह आंकड़ा कहां पर जाकर कब और किस रूप में थमेगा, ये इस देश में सबसे बड़ा सवाल कायम है। लेकिन इन सब के बीच देश की सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, उनकी जो टिप्पणी निकलकर सामने आ रही है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि जब युद्धकाल चल रहा हो तो कोई मूक दर्शक नहीं बना रह सकता, और ऐसे में कई महत्वपूर्ण टिप्पणी भी उनकी ओर से की गई है, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिर मौजूदा हालात को लेकर जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है? इस सब के बीच पार्टियों के भीतर आपसी रस्साकशी जो लगातार जारी है, वो कोरोना के संक्रमित आंकड़ों को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है कि इस मौजूदा वक्त में जब देश को एकजुट होना जाना चाहिए, जब राजनेताओं को एक सुर से कोरोना का मुकाबला करना चाहिए, तो फिर राजनीतिक सुर अलग अलग इस पूरे मामले में क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या दलगत राजनीति से यह ऊपर उठने का वक्त नहीं है? आज इसी विषय को लेकर दंगल में हम बहस करेंगे। कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनके साथ हम जानेंगे कि क्या कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र से भरपूर सहयोग उन्हें मिल रहा है या फिर नहीं, जो आज सर्वोच्च अदालत की ओर से भी सवाल पूछे गए हैं। लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना का पैनिक बटन दबा हुआ है, व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन आपदा इतनी बड़ी है, जो कुछ किया जा रहा है वो सब जैसे ऊंट के मुंह में जीरा हो। ये समझना चाहिए कि हम प्रतिकूल परिस्थिति में काम कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन की कमी है, दवाई की कुछ जगह कमी है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, तो थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं। पर लोगों की जान बचाने के लिए हम लगातार आपसे एक्सपांशन कर रहे हैं देश का। सवाल है इन परिस्थितियों में किया क्या जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जाए। हालात कैसे हैं ये बीते कई दिनों से आप देख रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई बार बार बतानी जरूरी है। देखिए, दिल्ली के छतरपुर में कल ही खुले डीआरडीओ के 500 बेड वाले कोविड अस्पताल के बाहर क्या स्थिति है। दरवाजा बंद है। जी हाँ, हम उस कोविड सेंटर पे खड़े हैं जिसकी कल शुरुआत हुई है। सबसे बड़ा कोविड सेंटर बताया जा रहा है दिल्ली का, लेकिन बेबस लाचार मरीजों के लोग जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी स्थिति देखिए। दरवाजे से सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं? सर, हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारे जो रिलेटिव हैं पहले उन्हें डायरेक्टली यहाँ पर ना लाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी इल हैं, बीमार हैं। हम उन्हें लाना चाहते हैं यहाँ पर, बट हमारे को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। फोन नंबर जो दिया है उन पर कोई पिक नहीं कर रहा है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक परिस्थितियां जल्द काबू में होंगी, क्योंकि उन्हें मदद मिलनी शुरू हो गई है। केजरीवाल के मुताबिक अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था में मदद के लिए बैंकॉक से टैंकर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने जितनी ऑक्सीजन हम लोगों को अलॉट की है, हमें एलोकेशन की है, वो भी उसको भी हमें रिसीव करने में परेशानी इसलिए हो रही है कि टैंकरों की बहुत कमी है। चारों तरफ टैंकरों की कमी है। ऑक्सीजन तो फिर भी इधर उधर मिल जाती है, लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है। तो दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे। इस बीच राजस्थान ने जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से गुहार लगाई है। देखिए, राजस्थान में जिस तरह से एक्टिव केसेस बढ़े हैं, तो रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब ये 2 इंजेक्शन्स हैं, इनकी काफ़ी किल्लत है, और स्टेट की ज़रूरत के हिसाब से जो कोटा हमको अलॉट किया भारत सरकार ने 67,000 अप टू 30 अप्रैल, तो उसमें से 30,000 हमको अभी तक सप्लाई मिला है। 3 दिन अभी इस पीरियड को पूरा होने में बाकी है। हम कह रहे हैं कि ये 37,000 तो हमको तत्काल दो। कोरोना के संकट काल में व्यवस्थाओं की कमी से दिक्कतें आई हैं, तो जमकर राजनीति भी हुई है। मोदी सरकार को विपक्ष हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों के कोरोना आंकड़ों का आईना दिखाने की कोशिश की है। इसी राजनीति के बीच हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने एक बयान से विवादों में आ गए हैं। मौत के आंकड़े छुपाने के आरोपों पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये वक्त आंकड़ों पर ध्यान देने का नहीं है, बल्कि व्यवस्था ठीक करने का है। जिस प्रकार का ये संकट आया है, इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं खेलना है। हमको लोगों का कैसे स्वास्थ्य ठीक हो,
कैसे उनको हम राहत पहुंचा सकें, सारा ध्यान हमारा सब उधर ही होना चाहिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। बहरहाल कोरोना के नए आंकड़े आज लगातार छठे दिन 3 लाख के पार आए हैं। हालांकि कई दिनों बाद आंकड़ों में बीते दिन से गिरावट आई है। महाराष्ट्र में एक दिन के नए आंकड़े भी 50,000 से कम आए। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। देश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट पूरे मामले में जिस तरह से अपने सख्त और तल्ख टिप्पणी कर रहा है, इस वक्त की बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई है। एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से सरकार को फटकार लगाई गई है। दिल्ली में हालात बेकाबू होने पर कोर्ट ने फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है, नहीं संभल रहे हालात तो बताए दिल्ली सरकार। सीधे सीधे दिल्ली सरकार पर यह हाईकोर्ट की टिप्पणी है। उन्होंने कहा, हालात बेकाबू तो केंद्र को देंगे जिम्मेदारी। ऑक्सीजन रिफिलर्स पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यकीनन मौजूदा हालात जिस तरह से बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं, राजधानी दिल्ली या फिर देश के अलग अलग हिस्से हों, क्योंकि कई ऐसे अलग अलग हाईकोर्ट्स हैं जहां पर कोरोना संक्रमितों के मामले को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है और हर जगह से इसी तरह की टिप्पणी भी सामने आ रही है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी आज केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है, मौजूदा संकट पर नेशनल प्लान क्या है, क्या वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा विकल्प है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। और राष्ट्रीय आपदा के वक्त हम मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते, देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से आज ये भी टिप्पणी की गई। और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ करवा देती हूं आपसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता चरण सिंह सापड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ हैं और हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख जी। लेकिन शुरुआत संबित पात्रा आपसे ही करते हुए, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी दिल्ली सरकार को लेकर लगातार सामने आ रही है, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने आज केंद्र को लेकर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आपदा के वक्त हम मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं। आपका नेशनल प्लान हिंदुस्तान में कोरोना के संक्रमण के मामले को लेकर क्या है, स्पष्ट तौर पर बताएं पूरे देश को। क्या जानकारी देंगे संबित इसको लेकर आप? क्या है तैयारी? दोनों ही केंद्र दिल्ली सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, दोनों पर ही मैं अपने विषय को रखूंगा। पहले चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट के विषय में बात हुई, दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक बहुत बड़ा विषय खुलासा हुआ। इस विषय को दिल्ली की जनता को अवगत कराना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। मैं जो ऑब्जर्वेशन है वो पढ़ रहा हूं आपके सामने, अभी सबके पास ये पब्लिक डोमेन में है। आप देख सकती हैं, जो सीनियर एडवोकेट है सचिन दाता जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के, जहां पर आज से 3 दिन पहले 25 मरीजों का दुखद अंत हुआ था ऑक्सीजन की कमी के कारण। उन्होंने आज कोर्ट में बताया कि आई गॉट 3.6 empty ऑक्सीजन। आई वॉज सपोज टू गेट दैट बाय 5 PM। आई डिडंट। I normally was in touch with my supplier. Supply chain was disrupted by the Delhi government. दूसरा उन्होंने बताया, enormous SOS calls were made. They arranged something from AIIMS, but it was some minutes late. There is shortage and uncertainty. Delhi government does not understand the supply chain. ठीक उसी प्रकार आगे चलकर और बताया गया कि जो आइनॉक्स सप्लायर है, जो मेन सप्लायर है दिल्ली का आइनॉक्स को दिल्ली सरकार ने बताया था कि आप केवल 17 हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई करिए, जबकि केंद्र की ओर से आइनॉक्स को 45 हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई करने की बात की गई थी। ऐसे में जो बैलेंस 28 हॉस्पिटल दिल्ली के हैं, कहीं ना कहीं उनको अधर में लटकाने का काम दिल्ली सरकार ने किया और ये खुलासा आज हाईकोर्ट में हुआ है। ये सब कुछ सुनने के बाद दिल्ली के हाईकोर्ट ने बुरी तरह से केजरीवाल जी की सरकार को फटकारा है और कहा है कि आप बताइए, आपसे अगर नहीं संभलेगा तो हम केंद्र सरकार को बोलेंगे कि वो पूरी तरह दिल्ली को संभाले और दिल्ली के लोगों की जान को बचाए। ये हुआ दिल्ली के हाईकोर्ट का। ठीक है। दूसरा विषय है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सरकार के बारे में नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब इस प्रकार की विपत्ति आती है, पेंडेमिक होती है, तो कोर्ट भी अपनी आंखें खोल करके इन सब विषयों से अवगत रहता है। कोर्ट भी अपनी आंखों को मूंद नहीं सकता है, इसलिए हम भी सब कुछ देख रहे हैं। हम नेशनल प्लान जानना चाहते हैं, आप नेशनल प्लान सबमिट करिए। केंद्र सरकार ने पहले से ही कहा हुआ था, हम नेशनल प्लान के साथ रेडी हैं, हम वो नेशनल प्लान सबमिट करेंगे और केंद्र सरकार वो नेशनल प्लान सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी।
ठीक है, ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है कि राज्यों को कितनी जरूरत है और आप कितनी आपूर्ति कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताइए। संबित पात्रा वो आंकड़ा जरूर रखिएगा क्योंकि तथ्यों के साथ बातचीत आप करते हैं, लेकिन ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब जगह जगह ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान जा रही है। मैं 10 सेकंड में रख देता हूं क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है और सब मंत्रीगण भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बैठक ली थी मुख्यतः 20 राज्यों के ऑक्सीजन के आवंटन और ऑक्सीजन की जरूरत की आपूर्ति के विषय में यह बैठक हुई थी। जो टोटल डिमांड था वो 6,785 मेट्रिक टन का डिमांड था 20 राज्यों का, और जो भारत की सरकार ने, केंद्र सरकार ने मुहैया कराया था वो था 6,822 मेट्रिक टन, अर्थात लगभग 37 से 40 मेट्रिक टन जरूरत से अधिक। अब कहां कमी आ रही है? अगर इसको करने के बाद भी कमी आ रही है तो ये रैशनलाइजेशन अर्थात कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन चेन में कमी आ रही है, जिसको कि मुझे लगता है राज्य सरकारों को, और मैं किसी एक राज्य सरकार के लिए नहीं कह रहा हूं, सभी राज्य सरकारों के लिए कह रहा हूं, उनको देखने की आवश्यकता है। आज एक और खुशखबरी है, आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में जाके देख सकते हैं कि 20 क्रायोजेनिक टैंक इंपोर्ट किए गए हैं बाहर से। जैसे कि आपने देखा था कुवैत से भी, सिंगापुर से भी ये क्रायोजेनिक टैंक रोज आ रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की जो किल्लत थी वो किसी प्रकार की किल्लत महसूस ना हो किसी। ठीक है, विश्वास सारंग जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए बाकी मेहमान भी जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे उनके पास मैं चलूंगी। विश्वास सारंग जी, आपसे बातचीत हो ही रही है, इन सब के बीच ग्वालियर से दुखद खबर सामने आई है जहां पर राजाराम हॉस्पिटल में 3 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान चली गई। सर, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कहा जाता है डबल इंजन की सरकार जहां पर होगी वहां पर तो किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। फिर ये स्थिति मध्य प्रदेश के अलग, और ये सिर्फ ग्वालियर का तो मामला तुरंत सामने आया है, अलग अलग हिस्सों से भी इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। विश्वास नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं पूरी दृढ़ता के साथ कह रहा हूं। देखिए, किसी की भी मृत्यु बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु जो ग्वालियर की घटना हुई है उसमें कहीं भी किसी भी तरह ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जहां की घटना का जिक्र हो रहा है वो नॉन कोविड विंग थी, वहाँ पर 85 एडल्ट हमारे मरीज थे और 45 बच्चे थे और लगभग सभी ऑक्सीजन बैकअप पर ही थे। यदि ऑक्सीजन की कमी से ये 3 मृत्यु होती तो फिर बाकी पेशेंट्स ठीक स्थिति में कैसे रहते? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ और पूरी दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ और इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि किसी की भी मृत्यु किसी भी कारण से होना दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु अभी की जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं इसमें कहीं भी किसी भी तरह ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है। मैं आप चाहेंगे तो मैं इसका पूरी तरह से वो रिकॉर्ड भी दे सकता हूं कि किस समय कितने टन का आइनॉक्स का टैंकर कहां पहुंचा, उसने कहां पर इसको रिफिल किया, ये सब केवल और केवल आप ये कह रहे हैं तो इस बात को हम मान लेते हैं क्योंकि 3 लोगों की जान चली गई है और वहां पर परिजनों की ओर से सीधे सीधे यही आरोप लगाए गए हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उन्होंने दम तोड़ा, लेकिन आप इसको खारिज कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, आप स्वास्थ्य, ठीक है जी जी, ठीक है सर। मौजूदा हालात कैसे हैं मध्य प्रदेश के? क्यों ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से हो रही है? कहीं पर भी ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की या दवाइयां जो कोरोना के लिए इस्तेमाल की जा रही है उसकी कहीं कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये महामारी का दौर है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसका तेजी से प्रकोप है, पर आपको मैं आंकड़े बताना चाहता हूं कि पिछले 6-7 दिन में हम मध्य प्रदेश में इस स्थिति में लाने में मध्य प्रदेश को सफल रहे कि हमारी पॉजिटिविटी एकदम कम हुई है, वो डिक्लाइन शुरू हो गई है। दूसरी तरफ हमारा जो रिकवरी रेट है वो तेज़ी से बढ़ा है। देखिए, महामारी है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि किसी भी तरह से व्यवस्थाओं में चुनौती नहीं है। ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है, रेमडेसिविर एक बड़ी चुनौती है और केवल हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए। पर आप देखेंगे, आज मैंने कल भी ये बात कही थी कि यदि हम डे टू डे वर्किंग की बात करें, डे टू डे की बात करें
तो जितनी हमें आपूर्ति है उतनी ही हमारी खपत है। यदि आज की हम बात करें तो हमें लगभग पौने 500 मैट्रिक टन आज हमें ऑक्सीजन प्राप्त हुई है और इतनी ही हमारी खपत है। जहां तक रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं तो मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आईसीएमआर और हमारे एम्स के डायरेक्शन के हिसाब से जिन जिन पेशेंट्स को हमें रेमडेसिविर के डोज देना है उसको हम उपलब्ध कराने पर चुनौती है, इसमें मैं कहीं कोई भी खंडन नहीं करूंगा, परंतु उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम मध्य प्रदेश की स्थिति को ठीक निपटने के लिए राज्य सरकार की क्या तैयारी है, इस पर मैं आपसे आगे जानूंगी, क्योंकि राज्य की जनता आप लोगों की ओर से ये भरोसा चाहती है ताकि किसी की भी मौत कम से कम कोरोना जो संक्रमित है दवाइयों की कमी, इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी से नहीं हो। अब मैं सीधे चरण सिंह सापरा साहब आपके पास आते हुए, चूंकि प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को भी चिट्ठी लिखी गई है और लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी शासित राज्यों पर भी और केंद्र सरकार पर भी हमलावर है। अगर पॉजिटिव रेट की संख्या कम हो रही है, जैसे हमने देखा कि बीते 6 दिनों में किस तरह से 3 लाख के आंकड़े पार थे, लेकिन 25 तारीख के मुकाबले 26 तारीख का आंकड़ा कम हो गया, तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि दरअसल टेस्ट ही कम हो रहे हैं, इस वजह से इन आंकड़ों में कमी आ रही है? चरण सिंह सापरा। देखिए चित्रा जी, सवाल यह है, ये आंकड़ा जो है आप कह रहे हैं ये एक दिन से कम हो रहा है, लेकिन पिछले अनेक दिनों से या अनेक महीनों से हम क्या देख रहे हैं कि देश के अंदर ना दवाई है, ना बेड है, ना टेस्ट है, ना ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की मात्र किल्लत ही नहीं, कालाबाजारी भी चल रही है। सांसों के लिए संघर्ष चल रहा है। आज सिस्टम बीमार है, मरीज लाचार है। मरीज जिंदा है तो हॉस्पिटल में जगह नहीं, और मर गया तो श्मशान में जगह नहीं है। इन्होंने कोरोना को भगाने के लिए दिए जलाने से शुरुआत की थी, आज हम लाशें जला रहे हैं। ये परिस्थिति देश में आ गई है। जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते थे वो ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा सके, और आज वैक्सीनेशन की पॉलिसी भी इनकी फेल हो गई है। यानी 2 इंजेक्शन और 5 उसके रेट, 5 कीमतें उसकी। क्यों नहीं ये इंजेक्शन मुफ्त दिया जा रहा? आज देश के इतिहास में अगर आप देखेंगे 70 सालों में जब जब महामारी आई है तब तब वैक्सीनेशन मुफ्त हुआ है। तो मुफ्त वैक्सीनेशन ये हर भारतवासी का अधिकार है। हमें इस अधिकार से ये सरकार क्यों वंचित रखना चाहती है? ये सरकार यूं तो भाषण बड़े बड़े देती है, लेकिन महामारी की योजना करने के अंदर ये पूरी सरकार फेल है। और कांग्रेस पार्टी ने मात्र इनको हमेशा चेताया है। ये विपक्ष की भूमिका होती है, लोकतंत्र की प्रणाली का हिस्सा है कि जहां कहीं इसका सत्ताधारी चूके हमें उसको सीधा या करेक्ट करने का वो अधिकार विपक्ष को है। चित्रा जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा। ठीक है, विपक्ष को अधिकार तो है, लेकिन विपक्ष को, मैं आ रही हूं संबित पात्रा, लेकिन विपक्ष को कम से कम अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। और कांग्रेस शासित भी राज्य बहुत सारे हैं जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए कि कहां पर स्थिति सबसे ज्यादा ठीक है और एग्जाम्पल के तौर पर सामने रखना चाहिए। संबित, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन 2 मंत्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी जल्दी एक उनकी टिप्पणी में ले लेती हूं। मैं सीधे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंहदेव साहब, देखिए आज एक खबर सामने आई है जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला की कोरोना के कारण उनका निधन हो गया। लगातार वहां पर भी आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आपकी राज्य सरकार के, आप एक स्वास्थ्य मंत्री हैं वहां कर, क्या तैयारी है ताकि कोरोना संक्रमितों को समुचित इलाज मिल पाए? क्यों ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से हो रही है? दवाइयों को लेकर, इंजेक्शन को लेकर मौजूदा स्थिति छत्तीसगढ़ की क्या कहती है? सिंहदेव साहब। चित्रा जी नमस्कार। साथ ही पैनलिस्ट माननीय सारंग जी को, माननीय चरण जी को, माननीय संबित जी को भी मेरा प्रणाम। सभी दर्शकों को प्रणाम। जहां तक वैक्सीन की आपने तैयारी के बारे में बताया और करुणा जी के देहांत के बारे में आपने पहले जिक्र किया, हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। एक बहुत ही कर्मठ नेत्री उनको छत्तीसगढ़ ने, देश ने, हमने कांग्रेस पार्टी ने खो दिया है। उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए वैक्सीनेशन की जो बात आपने कही, वैक्सीनेशन के अब 2 भाग हो गए। एक भाग 45 साल से ऊपर के नागरिकों का और एक भाग 18 साल से 45 साल के बीच के नागरिकों का। 45 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए वैक्सीन भारत सरकार के माध्यम से आनी है और ये कहा जा रहा है कि 50% अगर जो कंपनीज हैं वो उनको उपलब्ध कराएंगी तो क्रमशः भारत सरकार राज्यों को वैक्सीन इस आयु वर्ग के नागरिकों को राज्यों को उपलब्ध करा देगी। वो चलता रहेगा, सिलसिले में चलता रहेगा। किस राज्य को ज्यादा मिला, किस राज्य को कम मिला, ये पारदर्शी हो जाएगा तो वो भी विवाद खत्म हो जाएगा। दूसरा फेज जो वैक्सीनेशन का है, दूसरा चेहरा सिक्के का जो वैक्सीनेशन का है,
मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में 1 मई से 18 साल से 45 साल के बीच के नागरिकों का टीकाकरण चालू हो पाएगा, क्योंकि कंपनियों से जो हमने चर्चा की है 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, उनसे जो हमको प्रारंभिक संकेत मिले हैं, पहले तो ये था कि मई के तीसरे चौथे हफ्ते में शायद वो दे सके, तीसरे हफ्ते के बाद, और संकेत आ रहे हैं कि और भी देर हो सकता है। तो इसमें मैंने तो पहले भी कहा था, केंद्र सरकार को सीधे सीधे बीच में रहना चाहिए, वैक्सीन केंद्र सरकार के माध्यम से आनी चाहिए और व्यवस्था उनको बनानी चाहिए। ठीक है सर, ये जो बातें आपकी ओर से कही गई हैं, हमारे साथ संबित पात्रा जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जवाब लूंगी, क्योंकि राज्य लगातार इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कि केंद्र से उन्हें समुचित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए केंद्र सरकार की क्या है योजना, ताकि कम से कम इस स्थिति को सामान्य किया जा सके और एक टीम इंडिया जैसा व्यवहार पूरा देश देख पाए पार्टियों के बीच में। लेकिन असलम शेख साहब, सीधे मैं आपके पास आते हुए, देखिए महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है, चाहे कोरोना के मामलों में हो या फिर अस्पतालों से जो अलग अलग असलम शेख साहब हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं, उनके पास मैं चलूंगी, लेकिन उसके पहले संबित पात्रा आपको जोड़ना चाह रहे थे, टीम इंडिया जैसा व्यवहार आखिर क्यों नहीं हो रहा है इस वक्त? जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो केंद्र सरकार पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं कि समुचित सहयोग जिसकी दरकार है वो नहीं मिल रही। देखिए चित्रा जी, आप बताइए कि टीम इंडिया की अगर कमी हो रही है तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है? ये जो बार बार कहा जा रहा है कि वैक्सीन फ्री होना चाहिए, वैक्सीन फ्री होना चाहिए, आप बताइए चित्रा जी, अगर आपने दोनों डोज लगाए हो तो आपने फ्री ही लगाए होंगे। मैंने लगाए हैं, मैंने फ्री लगाए हैं, और हर राज्य में आज जो वैक्सीनेशन हो रहा है, ये जो दोनों फेज हुआ है, ये फ्री वैक्सीनेशन फेज हुआ है। किसी प्रकार का पैसा किसी गरीब से चार्ज नहीं किया गया है। केंद्र सरकार की ये वैक्सीन पॉलिसी थी कि हम फ्री करेंगे और सब वल्नरेबल लोगों को फ्री वैक्सीनेशन देंगे। तभी उस समय कांग्रेस पार्टी इत्यादि सबका ये डिमांड था कि आप मार्केट ओपन कर दीजिए, प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें आने दीजिए, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी अपना से रखने दीजिए, कॉर्पोरेट हाउसेस को भी एंट्री करने दीजिए, इसमें आप राज्यों को भी से दे दीजिए, राज्यों को भी एक स्वातंत्र्य दीजिए। सरकार ने राज्यों को स्वतंत्रता दी कि आप भी अपने हिसाब से किसको वैक्सीनेट करना चाहते हैं आप भी करिए। और एक बात मैं यहाँ वैक्सीनेशन को लेकर बता दूं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है प्राइवेट कंपनी द्वारा हो रहा है, कोई भारत सरकार वैक्सीन मैन्युफैक्चर नहीं कर रही। प्राइसिंग को लेकर हर सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, दोनों ही स्वतंत्र हैं नेगोशिएट करने के लिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, यहाँ टी.एस. सिंहदेव साहब बैठे हैं, खुद मंत्री हैं, और हमारे भी सारंग साहब मेरे भाई हैं, बैठे हैं यहाँ मंत्री हैं। मैं दोनों से कहूंगा, आप दोनों राज्य के मंत्री बैठे हैं, आप लोग नेगोशिएट करिए प्राइवेट प्लेयर से, और बेस्ट प्राइसिंग के साथ जो आपकी जनता के लिए भला हो वो प्राइसिंग लेके आइए। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। कैसे होता है नेगोशिएशन? आप कहेंगे कि हम ज्यादा बल्क लेंगे और जल्दी पेमेंट कर देंगे तो आपको कम रेट में कोई प्राइवेट कंपनी देगी। इसमें केंद्र सरकार ने भी कल बिल्कुल स्पष्ट रूप से कंपनियों को कहा है कि आप सब कम से कम रेट में सबको मुहैया कराइए, मगर नेगोशिएट करने की स्वतंत्रता सबके पास है, नंबर 1। अब चरण सिंह सापरा जी ने कुछ प्रश्न उठाए थे, मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा। आज पहले तो मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं उन 22, आज जो मैंने दृश्य देखा है आज तक परसों, वो दिल दहलाने वाला था। 22 लाशों को एक एम्बुलेंस के अंदर जानवरों और भेड़ बकरियों की तरह फेंक करके जिस प्रकार महाराष्ट्र में स्मशान घाट में लिया गया, मैं उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं और उद्धव ठाकरे जी से कहता हूं, उद्धव जी इस प्रकार का व्यवहार लाशों के साथ कम से कम आप मत करिए। एक ट्रक के अंदर, एक गाड़ी के अंदर ऐसी लाशों को ठूस ठूस कर मत लीजिए, ये कृपया आप करिए। दूसरी बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तमाम अखबारों में एक विषय महाराष्ट्र को लेकर छपा है कि कांग्रेस पार्टी एनसीपी से नाराज है क्योंकि एनसीपी के मंत्री ने अनाउंस कर दिया कि वैक्सीनेशन हम महाराष्ट्र में फ्री करेंगे, जबकि कांग्रेस नहीं चाहती है फ्री करना। ठीक उसी प्रकार शिवसेना के आदित्य ठाकरे जी ने भी ये ट्वीट किया था कि हम वैक्सीनेशन फ्री देंगे, बाद में उसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है। ये आखिर 3 चक्के जो हैं ऑटो की गाड़ी में, ये जो एमवीए की ऑटो की गाड़ी चल रही है महाराष्ट्र में, ये तीनों चक्के तो कम से कम एक साथ चले। हम तो सारा वैक्सीन इनको दे रहे हैं, सारा रेमडेसिविर इनको दे रहे हैं। चलिए, इसका जवाब मैं चरण सिंह सापरा से लूंगी। ये महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर से खड़े किए गए हैं और यकीनन ये जिम्मेदारी भी है राज्य सरकार की। एक एम्बुलेंस के भीतर
महाराष्ट्र के बीड़ से अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर एक एम्बुलेंस के भीतर 22 शवों को एक साथ ऐसे ठूस दिया जाए तो यकीनन सवाल महाराष्ट्र सरकार और वहां पर जितनी भी पार्टियां शामिल है चरण सिंह सापरा उनको लेकर खड़े ही होंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताती चले कि एक एक जगह 3 ये स्थिति क्यों बनी हुई है, इस पर भी जवाब चरण सिंह सापरा आप दीजिएगा। लेकिन जयप्रताप सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे मैं उसका रुख कर लेती हूं। जयप्रकाश जी, ये बताइए मौजूदा स्थिति उत्तर प्रदेश की क्या बयां करती है? सरकार का दावा है कि कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो, चाहे वो दवाइयों की हो, लेकिन अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही है ना, वो बेहद हैरान और परेशान करने वाली हैं। सच्चाई क्या है उत्तर प्रदेश की मौजूदा वक्त में? बताइए आप, उत्तर प्रदेश कोरोना से लड़ने में इस वक्त कितना कामयाब दिखाई दे रहा है? मौजूदा तस्वीर क्या बयां करती है इस सबसे बड़े राज्य की? जयप्रकाश जी। जयप्रताप जी, पहली बात तो मैं कह दूंगा, जो आपने पहले से ही कहा था कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, न ऑक्सीजन की कमी है न दवाइयों की कमी है, ये मैं पहली बार आपको बता दे रहा हूं। दूसरी बात कि इस बार का इन्फेक्शन 2020 के इन्फेक्शन से कई गुना और इन्फेक्शियस हो गया है, बहुत ज़्यादा फैलाव है, लगभग एयरबोर्न हो गया है, परिवारों में पूरा एक बैग फैल जाता है। तो जितने पेशेंट हमारे पिछले बार आए थे 2020 में, उससे कम से कम 30% या 35% ज़्यादा पेशेंट आज हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। इतनी तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है। और अब की जो देखा गया है, ये आपको थोड़ा मैं बताना इसलिए चाहता हूं कि आपको भी इस बात को सुनना चाहिए कि अब की जो पेशेंट आ रहे हैं, स्टार्टिंग में वो नेगेटिव टेस्ट हो रहे हैं और उसके बाद जाके उनका 1 हफ्ते के अंदर उनका लंग्स में इन्फेक्शन फैल रहा है। अधिकांश लोग घर पर चले जाते हैं सोच के कि हमको नेगेटिव नहीं हो, हमको कोई पॉजिटिविटी नहीं है, बाद में निकल के आते हैं, एक भगदड़ बढ़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ जाती है और ऑक्सीजन सिलेंडर की इतनी ज़्यादा मांग बढ़ जाती है कि उसके वजह से हमको उसका तैयारी करना पड़ता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का आवंटन भी कर दिया। जितना भी ऑक्सीजन का उत्पादन आज पूरे देश में होता है, उसका सभी राज्यों में अपने आंकड़ा के हिसाब से उन्होंने आवंटन किया है और हमारा भी ऑक्सीजन हमारे विभिन्न जगहों से, विभिन्न प्लांट से, विभिन्न फैक्ट्रियों के द्वारा हमको भी पहुंचाया जा रहा है। और वो हम अपने जितने भी संस्थाएं हैं, मेडिकल कॉलेज है, हमारे सरकारी संस्थाएं, उनको हम वहां पहुंचा भी रहे हैं। सर, आप जो दावा कर रहे हैं, देखिए ये महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि ऑक्सीजन की बिल्कुल भी किल्लत नहीं है, तो मैं कल की तस्वीर आपको याद दिलाना चाहूंगी जो बहुत तेजी से वायरल हुई थी आगरा की, जहां पर एक पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी। लगातार वो कोशिश करती रही, ऑटो में बैठकर, उसको किसी भी तरह का इलाज नहीं मिला और उसने दम तोड़ दिया। एक और तस्वीर सर विचलित करती है, जब अपनी ही गाड़ी पर एम्बुलेंस नहीं मिलता है तो एक बेटा अपने पिता की अर्थी को अपनी ही गाड़ी के ऊपर सजाकर शमशान घाट तक जाता है। और अब मैं आ जाती हूं सर, आपके ही सांसद हैं मोहनलालगंज से कौशल किशोर जी, जिनकी ओर से मुख्यमंत्री को खत लिखकर कहा गया है कि केजीएमयू में बदहाली किस कदर है, इसको ठीक किया जाए। उनकी ओर से लिखा गया है, बलरामपुर हॉस्पिटल में 20 में से सिर्फ 5 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं, केजीएमयू में आईसीयू बेड खाली है, मरीज मांग रहे हैं, उनको ये मुहैया नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन की कमी है। सर, ये मैं या कोई मीडिया पर्सन सवाल नहीं खड़े कर रहा, ये आप ही की पार्टी के सांसद हैं जिनके बड़े भाई की जान चली गई है कोरोना के कारण, उनकी ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो क्या है हकीकत? वो झूठ बोल रहे हैं या कौन सच बोल रहा है? किसी को झूठ बोलने की बात नहीं है और आपके चैनल में किसी को माने कोई का मुकदमा नहीं चल रहा है। मैं एक बात आपको बता दे रहा था कि इस बार हमारे 30% से अधिक की संख्या में इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है। अगर 30% की अधिक में लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, उनको आवश्यकता अचानक एक बैग उनको ऑक्सीजन की अचानक जरूरत पड़ जा रही है, तो उतना ऑक्सीजन आपके पूरे देश में नहीं है, उतना ऑक्सीजन आपके पूरे विश्व में भी नहीं है। और जिस तरह से इन्फेक्शन पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो आपको उस पर सोचना चाहिए कि इतना बड़ा इन्फेक्शन के लिए कौन सा देश और कौन सा प्रदेश कितना तैयारी किया था। कि कभी आपको मालूम भी नहीं होगा कि 100 साल 150 साल पहले जब ये इस तरह के इन्फेक्शन आते थे, नए नए वैश्विक महामारी आती थी, तो कम से कम 3-4 लहरों में आता था, जब तो उस समय कुछ भी नहीं था। आज तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हमने जुटा लिए हैं, 1 साल के अंदर बहुत सारी तैयारी हमने की है, मगर उससे अधिक संख्या में अगर इन्फेक्शन बढ़ गया और उससे अधिक संख्या में पेशेंट आएंगे, तो क्या किसी भी राज्य इतना तैयारी किया है उतना जितना हमने किया है? सभी के यहाँ वही सिस्टम है, सभी के यहाँ उतनी तकलीफ हो रही है, सभी के यहाँ उतनी महामारी हो रही है कि कैसे हम उनको ऑक्सीजन दें, कैसे उनको दवाई दें,
कैसे उनको हम बेड्स दें, किस अस्पताल में भर्ती करें। ये खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है और पूरे देश को एक वैश्विक महामारी को दूसरे रूप में आपको देखना चाहिए। ये एक बीमारी है, ये कोई चैनल पर इसका बात विवाद करने से या इसका कोई डिबेट करने से इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। इसमें हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है। जिस तरह पहले किया था इस बार भी हम उसका मुकाबला कर रहे हैं और डट के मुकाबला कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री हर चीज का आवंटन हमको कर रहे हैं। सच्चाई देश के सामने कैसे आएगी सर? आपकी बात महत्वपूर्ण है, आप जो दावा कर रहे हैं, चूंकि ऑक्सीजन को लेकर आप दावा कर रहे हैं, इस वजह से मेरा ये सवाल है। अब मैं अगले सवाल पर आ जाती हूँ सर। सच्चाई लाना हमारा काम है, इसी वजह से मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। और यहाँ पर वास्तव में कोई कोर्ट या अदालत नहीं बैठी हुई है, लेकिन जो सच है वो जानना जरूरी है। इसी वजह से मैं मौजूदा आंकड़ा बता देती हूँ। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 33,574 नए केस सामने आए हैं, 249 लोगों की जान चली गई है। ये स्थिति क्यों हुई सर? नहीं, ये स्थिति क्यों हुई माने क्या? आप वहां डिबेट में इस तरह की बात करेंगे कि ये स्थिति क्यों हुआ। आप तो डॉक्टर है नहीं, किसी डॉक्टर या किसी वैज्ञानिक से पूछिए कि जब एक वैश्विक महामारी होता है तो वैश्विक महामारी के लिए कोई दवाई तो बना नहीं है, वैक्सीन बना है, वैक्सीनेशन चल रही है और वैक्सीन के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी बने हुए हैं। तो कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो किसी उसके लापरवाही के फल थोड़ा वो इन्फेक्शन तो बढ़ ही रहा है, आपका पूरे देश में बढ़ रहा है। हमारा तो इन्फेक्शन 38,000 तक चला गया था। आप जो फिगर अभी बता रहे हैं ये आज का 33,000 है और हमारे लखनऊ में 7,000 का फिगर गया था, वो आज घट के 4,000 हो गया। सामान्य तरह से हमारे 75 जनपदों में धीरे धीरे करके इन्फेक्शन हमारा घट रहा है, बहुत कम घट रहा है मगर घट रहा है। तो आप आज की फिगर मत कंपेयर करिए, अभी 4 दिन पहले का मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 38,000 का फिगर था, आज घट के 33,000 हो गया है। हमारा कंट्रोल काम कर रहा है। हम इन्फेक्शन हम कम से कम 2,40,000 तक हम टेस्टिंग प्रतिदिन करते हैं, 1 लाख टेस्टिंग हम RT-PCR का करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर जो देश में हर राज्य को आवंटन हुआ है उतना हमको भी आवंटन हुआ है। उस आवंटन को लेके सभी मेडिकल कॉलेजेस में सिलेंडर को भर के हम ला रहे हैं, बाहर से सिलेंडर ला रहे हैं, ट्रेन से ला रहे हैं, हवाई जहाज से ला रहे हैं। हर जगह से हम लोग पूरी तरह से इसको मुकाबला कर रहे हैं। और जितने भी पेशेंट होम आइसोलेशन में होते हैं उनके यहाँ हम एक पैकेट बना के देते हैं दवाइयों का, जो 7 दिन का दवाई होता है। उनके यहाँ हम टेली कंसल्टेशन करते हैं, कोई उनको दिक्कत होता है तो उनको हम मेडिकल फैसिलिटी देते हैं। ये सारी चीजें हैं और इतने बढ़ते हुए संक्रमण के बाद भी हम इसको पूरा मुकाबला करके इसको हम घटाने की तैयारी में हैं और ये फिगर आपको खुद बता देगा कि कितना हमारा घट रहा है। चलिए, हम उम्मीद भी यही करते हैं और बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, 23 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। इस वजह से जो दावे आप कर रहे हैं उसमें कितना दम है, ये तस्वीरें तो सामने आ ही जाएंगी। आपका ये कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि संक्रमितों के आंकड़े को हम जल्दी जल्दी कम कर रहे हैं, लेकिन यकीनन जब सरकारें आप जैसे लोग बनाते हैं या जब आपको जनता चुनती है तो विश्व में क्या हो रहा है इससे ज्यादा हमें मतलब नहीं होता है सर। हमारा मतलब सीधा है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है वो हमारे लिए किस तरह की व्यवस्था कर रही है। अब मैं सीधे चरण सिंह सापरा जी, आप स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश को सुन रहे थे, उनका ये दावा है कहीं कोई कमी नहीं है, हर तरह से व्यवस्था की जा रही है। महामारी की ऐसी स्थिति है इसमें बहुत जगहों पर लाचारी देखी जा सकती है और संक्रमण फैलता है, लेकिन उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। फिर प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों बार बार चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री को ये कह रही है कि दरअसल हालात वहां की बहुत खराब है। आप सुन रहे हैं खुद स्वास्थ्य मंत्री को, उनका दावा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जहां दिक्कत है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। देखिए, मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सुन रहा था और उन्होंने खुद कहा कि हम प्रतिदिन 2,46,000 टेस्ट करते हैं, जिसमें से 1 लाख RT-PCR होता है, यानी ये 40% के करीब ये RT-PCR टेस्ट करते हैं। जिस तरह से RT-PCR ICMR ने कहा है कि 70 से 75% टेस्ट जो है वो RT-PCR होना चाहिए, उसको ये फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए वहां पर बहुत से लोग जो संक्रमित होंगे वो पकड़ में नहीं आ रहे होंगे। महाराष्ट्र जैसा राज्य जिसकी आबादी 12 करोड़ की है, उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ की है, महाराष्ट्र प्रतिदिन 3 लाख टेस्ट कर रहा है, जिसमें 80% RT-PCR टेस्ट है, और उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की आबादी होने के बावजूद वो मात्र 40% अगर RT-PCR टेस्ट करते हैं तो कितने संक्रमित लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं, वो इलाज के लिए भी बाहर नहीं आ रहे। फिर उत्तर प्रदेश के अंदर मौत के आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि लखनऊ का क्या हाल था या कानपुर का क्या हाल था, जिस तरह से कतार लगा करके लोग डेड बॉडी लेकर के खड़े थे या फुटपाथ पर लोग ऑक्सीजन लगा के सोए हुए थे, ये सारे दृश्य सारे टीवी चैनलों ने दिखाए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। उसी तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज खुद कहा
कि मौत के आंकड़ों से क्या होता है उन्होंने कहा। यानी इतनी संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए हैं कि इनको किसी की मौत से फर्क नहीं पड़ रहा, इनको टेस्टिंग नहीं करनी है, इनको आंकड़े छुपाने हैं, इनको अपनी इमेज बिल्डिंग, जो एक इमेज बिल्डिंग है, ये जयप्रताप जी इसका जवाब आप दे दीजिए, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र के बीड़ में लाशों के साथ जो स्थिति, जो सुलूक किया जा रहा है सर, उस पर जरूर चरण सिंह सापरा जी आप बोलिएगा। ठीक है, ठीक है। संबित पात्रा ने जो सवाल खड़े किए थे उस पर भी जवाब आप दीजिएगा, ठीक है, लेकिन उसके पहले जयप्रताप जी जल्दी से। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, जयप्रताप जी। जी मुझे किसका जवाब देना है? चरण सिंह वो कह रहे हैं कि आप जो दावा कर रहे हैं उस दावे में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है। आपका जो दावा है कि लाखों लाख इतने हम टेस्ट कर रहे हैं या वो सही नहीं है, और उसको लेकर उन्होंने आपसे सवाल पूछे हैं चरण सिंह सापरा ने। अब जिसका मन किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है और जो वैश्विक महामारी को एक बीमारी के रूप में नहीं देख पाता है, तो वो प्रयास करता है कि कम से कम डिबेट के माध्यम से हम इस तरह के सवाल करें ताकि हमारा कुछ हमको अधिक पॉइंट मिल जाए और जनता हमारी बात सुनेगी तो अगले बार हम और सफल हो जाएंगे। एक बात मैं बताना चाहूंगा, जिसमें से आपने कहा कि 1 लाख मात्र आप टेस्ट करते हैं आरटीपीसीआर के, मैंने उसी बात को दोहराया है। 40% आरटीपीसीआर टेस्ट अगर मात्र होगा तो आप तो आईसीएमआर की गाइडलाइन ही नहीं फॉलो कर रहे। मैंने ये बात कही है, इसका स्पष्टीकरण दीजिए। चित्रा जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2020 में जब पहली बार मार्च 2020 में वैश्विक महामारी का शुरुआत हुआ था, तो हमारे पास एक मशीन था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो 72 केसेस को करता था, टेस्ट करता था, और जिसकी वेरिफिकेशन एनआईवी पूना से होता था। तब से लेके हमने एक साल के अंदर 2,40,000 तक हमने अपना बढ़ाया है, जिसमें लगभग 1 लाख हमारा होता है आरटीपीसीआर, बाकी में एंटीजन, बाकी में ट्रूनेट, बाकी में सीबीनेट, ये सब लेके हमारा 2,40,000 का लगभग हमारा प्रतिदिन का ये होता है। जिस शहर में या जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, जी एक्चुअली मंत्री के बीच जी मैं फॉलो कर रहा हूँ। हम लोग का 16 मार्च आईसीएमआर की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से। ठीक है सर, और एक और तस्वीर जो विचलित करती है। चित्रा जी, ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। चरण सिंह सापरा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आपके लिए भी बहुत सारे सवाल हैं। मैं आ रही हूँ सब, एक बार जयप्रताप जी अपनी बात जल्दी से पूरी करें। आप वो कह रहे हैं कि गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है सरकार की ओर से। हाँ, आईसीएमआर की गाइडलाइन को हम लोग पिछले बार भी फॉलो किए थे, इस बार भी हम लोग ने फॉलो किया है। 60% आपका आरटीपीसीआर होना चाहिए, 60% तक लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं, और हमारे जितने भी मशीन है उनकी कैपेसिटी हमने डबल भी कर दिया है। अगले हफ्ते तक वो भी हमारा बढ़ जाएगा, तो इसलिए ऐसे कोई बात नहीं है। आईसीएमआर के गाइडलाइन फॉलो करना पूरे देश के सभी राज्यों के लिए, खाली उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। हम जितना आरटीपीसीआर करेंगे उतना हमको फायदा भी होगा। परंतु इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये बात सबको समझना चाहिए कि अब वायरस का म्यूटेशन इतना ज्यादा हो गया है कि आप आरटीपीसीआर भी करिए और एंटीजन भी करिए। 30 से 35% ऐसे लोग हैं जिनका पहले टेस्ट में टोटली नेगेटिव आता है। एक हफ्ते के बाद संक्रमण उनके लंग्स के माध्यम से शुरू होता है। जब तक उनको पता चलता है कि हमको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, वो सीटी स्कैन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, ब्लड का वो टेस्ट कराते हैं, फिर उनको पता चलता है कि हमको सीटी स्कैन हो गया, माने हमको कोविड पॉजिटिव हो गया। उसके बाद सीधा वो हॉस्पिटल में हम लोग उनका इलाज करना शुरू करते हैं। तो हमने अपने गाइडलाइन में ये भी बदला है कि अब एंटीजन टेस्ट में अगर ट्रू पॉजिटिव आ जाता है, तुरंत हम उसको मानते हुए हम उनको कर देंगे। अगर हमारे ऐसे भी मरीज हैं जिनका नेगेटिव आने के बाद भी सारे सिम्टम्स उनको कोविड का है, उनको भी हमने भर्ती करना शुरू कर दिया है, क्योंकि खाली आईसीएमआर का गाइडलाइन अपने जगह पर है, मगर वायरस का म्यूटेशन इतने कई जगह में हो चुका है, कई प्रकार से हो चुका है, जिसको अब पकड़ना भी थोड़ा दिक्कत है। टेस्टिंग में भी इतना आसानी से नहीं आता है, बार बार टेस्टिंग करना पड़ता है। तो हर चीज को देख के हम लोग को देखना चाहिए, खाली आंकड़ों पर नहीं जाना चाहिए। हर चीज को हमको समझना चाहिए और वायरस को कितना मुकाबला कर सकते हैं, इसका लगातार हमारे पास आईसीएमआर से भी गाइडलाइन आता है, स्वास्थ्य मंत्रालय से भी आता है। खेल होता है
सर अगर आंकड़े नहीं रहे तो सरकारें नहीं बनती हैं सर, आंकड़ों पर ही जाना चाहिए और आंकड़े यकीनन परेशान करने वाले हैं और भगवान भरोसे तो चीजें रखी नहीं जा सकती हैं सर। जयप्रताप जी आपने महत्वपूर्ण बातें रखी। नहीं सर नहीं, लेकिन जो आंकड़ा है आप उसको कैसे झुठला सकते हैं सर? बीमारी को नहीं, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं सर, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको सीधे कहना चाहिए कि हमारी तैयारी है। अगर कोरोना का म्यूटेशन चेंज हो रहा है और इस वजह से स्थितियां कमजोर हो रही हैं तो भगवान भरोसे हम जनता को नहीं छोड़ सकते हैं सर। संबित पात्रा जल्दी से आप कुछ बात बोलिए, उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी के दो नेता हमारे साथ जुड़े हुए उनके पास आऊंगी। संबित आपको जोड़ना चाह रहे थे, जल्दी से। चित्रा जी, मुझे लगता है आदरणीय जयप्रताप जी जो आंकड़ों के विषय में कहना चाहते थे वो कहना चाहते थे केवल अगर रिपोर्ट में आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आता है उसी को कोरोना समझिए, बाकी को मत समझिए। ऐसा नहीं है, स्थिति बदल चुकी है। और दूसरी बात है, मैं तो पहले माननीय जयप्रताप जी के माध्यम से योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जो उन्होंने परसों एक नियम बनाया है कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी मरीज को सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो भी खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी। मैं इसके लिए योगी जी को और आपका धन्यवाद करता हूं। ये पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा कदम है, बहुत गरीबों के लिए बहुत अच्छा कदम है। दूसरी बात है, देखिए कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर बेड हो, ऐसे में लाइनें लगी हुई हैं बाहर, फ्री में इलाज तो छोड़िए, लोग पैसे लेकर खड़े हुए हैं, उनका तक इलाज नहीं हो रहा है। ऐसे तो स्थिति है। चरण सिंह साबरा जी, लेकिन महाराष्ट्र के बेड पर आपकी टिप्पणी बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है संबित, एक जल्दी से मैं जल्दी ही कंप्लीट कर रहा हूँ, 10 सेकंड कंप्लीट करने के लिए दिया जाए। ये चरण सिंह साबरा जी महाराष्ट्र से पूरे देश को यहाँ प्रवचन देंगे। ये छलनी जो है ये सुई को बोलेगी तुम्हारे पीछे ये 60% प्लेस इनके राज्य में हो रहे हैं। इनके राज्य में सबसे ज्यादा डेथ हो रही है, सबसे ज्यादा डेथ महाराष्ट्र में हो रही है। डब्बे में बंद करके लाशों को फेंक रहे हैं आप लोग और आप यहाँ के प्रवचन कर रहे हैं शांति से बैठे सबके बीच में। चरण सिंह साबरा जी, अब इस पर जवाब आप दे ही दीजिए। एक सेकंड, चरण सिंह साबरा जी, ये सवाल खड़े कर देना बहुत आसान होता है लेकिन आप किसी राज्य का एग्जाम्पल देंगे क्या प्लीज सर? दोनों लोग तुझी मैं नहीं करे, एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आ पाएगा। ठीक है चरण सिंह साबरा जी, एक एम्बुलेंस के भीतर अगर 22 शवों को, सर एक सेकेंड सर प्लीज। चरण सिंह साबरा जी, एक एम्बुलेंस के भीतर 22 शवों का भरा जाना समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? आप क्यों इस तरह की बदसलूकी की जा रही है महाराष्ट्र में? क्यों इस तरह की तस्वीरें महाराष्ट्र की भीड़ से सामने आ रही हैं? माफी मांगिए इसके लिए चरण सिंह जी। अगर ऐसी बदसलूकी हुई है तो उसके ऊपर एक्शन भी हुआ। आपने अगर किया तो संबित पात्रा बताएंगे नहीं, लेकिन ये उस बात को नहीं कहेंगे कि जिस तरह से सूरत में क्या हाल है, अहमदाबाद में अंदर बॉडी लगी हुई है, आप इसमें अगर मगर क्या जोड़ रहे हैं? अहमदाबाद में जिस तरह से लाशें जलाई जा रही हैं, आप जिस तरह से अहमदाबाद में कुछ हो रहा है तो आप भी वही करेंगे। अहमदाबाद में कुछ हो रहा है तो आप 22 लाशों को एक एम्बुलेंस में देंगे। देखिए मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप महाराष्ट्र में 60% केसेस हो रही है और आप इतनी जोर चिल्ला रहे हैं नेशनल टेलीविजन। शर्म आपको आनी चाहिए साबरा जी। आप लोगों के कारण पूरे देश में कोरोना हुआ है। महाराष्ट्र की सरकार की नाकामी के कारण देश में कोरोना हुआ है। आप लोग महाराष्ट्र के अयोग्यता एक करके अपनी बात रखें। दिल्ली के अंदर 22 लोगों। चित्रा जी, मैं तो कहूंगा महाराष्ट्र सरकार की अयोग्यता के कारण पूरे देश में कोरोना फैला है। आज 60 केसेस पूरे देश में महाराष्ट्र से आ रहे हैं। सर्वाधिक अगर मृत्यु कहीं हो रही है तो वो महाराष्ट्र में हो रहा है। और महाराष्ट्र के नेताओं को देखिए इस प्रकार का अहंकार, इतना चिल्लाना यहाँ पर आकर दूसरों को। सर एक एक करके हम अपनी बात रखेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाते, लेकिन मौजूदा वक्त वास्तव में आपस में तू मैं करने का नहीं है। सर जिनके घरों के लोग मारे जा रहे हैं कोरोना की वजह से, जरा उनके बारे में भी सोचिए आप लोग और उस संवेदनशीलता का परिचय दीजिए जब भी आप डिबेट में या अपनी बात रखने के लिए आते हैं, क्योंकि लोग मर रहे हैं और यकीनन उनको इस तू मैं से नहीं मतलब है। उनको यह जानना है कि हमारे मरते हुए मरीजों की रोकथाम के लिए, उनको अच्छी दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए सरकारों की ओर से क्या व्यवस्था की जा रही है। और मौजूदा वक्त युद्ध वाली परिस्थिति को पैदा कर चुका है। ऐसे में आपस में लड़े नहीं बल्कि मिलजुल कर मुकाबला करें, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, दोनों से ही पूरा देश इस वक्त यही उम्मीद कर रहा है। और उम्मीद यही कि कम से कम आप लोग उन उम्मीदों पर खरा उतरें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। आज का जो सवाल था उस पर दर्शकों की क्या है राय, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।